वेलकम टू रैंकर चॉइस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़ने से पहले इतना इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमको पता चल जाए। ठीक है, जो पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे बेटा वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हार्मोन एंड वाइटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चलेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग दो तरह के शुगर्स को डिस्कस करते हैं। एक शुगर को बोलते हैं बेटा एल्डोजेस, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक शुगर को बोलते हैं कीटोजेस, जिसके पास कीटोन ग्रुप होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम लोग को तीन तरह के बेसिकली हम लोग शुगर को पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड और बेटा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जब मोनोसेक्राइड की बात करेंगे तो हम लोग बेटा वहां पे डिस्कस करेंगे क्या, ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में, और उसकी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, कैसे बनती है डी एल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो डाइसैकेराइड में बेसिकली सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके मोनोमर को डिस्कस करेंगे, इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है, और बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीसैकेराइड में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटा प्रोटीन। प्रोटीन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर लोग पढ़ेंगे क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, उस एजेंट के बारे में जानेंगे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो बेटा क्या, एंजाइम्स। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटा हम लोग का क्या होगा, हार्मोन। हार्मोन में हम लोग उसका एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हार्मोन क्या होता है, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करता है अपने फंक्शन को, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाइटामिन, नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाइटामिन। वाइटामिन में बेटा हम लोग उसका सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा कि वाइटामिन क्या होते हैं। वाइटामिन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए बेटा, बायोमोलिक्यूल्स यूपी बोर्ड में बहुत स्पेशल टॉपिक है। ये बेसिकली आपके 7 नंबर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का फर्स्ट टॉपिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जाने वाला कंपाउंड। ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है या बना सकता है, उसी कंपाउंड को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इसमें बेसिकली आप समझ सकते हैं कि बेटा ये बायोमोलिक्यूल्स लिखा हुआ है, इसमें दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड बेटा क्या है, बायो। ठीक है, बायो मीन्स होता ही क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स इसका मतलब ये आता है, इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसका सिंथेसाइज कोई ऑर्गेनिज्म करता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, ऑल दीज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली पाया जाता है, इसलिए इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन या कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल्स या कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक ऐसा भी बहुत समय पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये कहा जाता था कि बायोमोलिक्यूल को सिंथेसाइज हम लोग लैब में भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा, इसको हम लोग जनरल भाषा में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2O का होल है। ठीक है, जब आप आगे बढ़ोगे तो आप मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसमें जब मोनोसैकेराइड का आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं तो ये इसका फार्मूला होता है CnH2O का होल है। जैसे बेटा सी यानी कि कार्बन और वाटर का रेशियो बेटा कैसा होता है, सेम होता है।
अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे सुगर्स क्या होते हैं तो आप सिंपल एक लाइन का भी आंसर दे सकते हैं कि सुगर आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसका मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड होगा, सुगर्स होंगे, सुगर्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप का नंबर 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में कोई भी एक कंपाउंड पाया जाएगा या एक ही ग्रुप पाया जाएगा, या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या तो ग्रुप पाया जाएगा। अब इनकी पोजीशन क्या होगी, इसे हम लोग आगे मोनोसैकेराइड जब लोग डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। पहला पॉइंट क्या बताता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी समझ में आ रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या पाया जाए बेटा, OH ग्रुप, OH बोले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सेम होता है जैसा आप वाटर में पढ़ते हैं। वाटर में क्या होगा, H2O आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो भी कैसा होता है, सेम। अगर हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ पे डबल होगा किससे, ऑक्सीजन का। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा C6H12O6, हम मान लेते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का अमाउंट अगर 6 है तो हाइड्रोजन का उसका दुगना हो गया। जैसे आप वाटर में देखिए, ऑक्सीजन अगर 1 है तो वाटर उसका डबल होगा, 2 होगा। इसी तरह 6 अगर ऑक्सीजन है तो उसका हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 12, उसका डबल होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम लोग बेटा सैकेराइड भी बोलते हैं, इसलिए जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बेटा, जनरल भाषा में हम लोग सैकेराइड भी बोलते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसको हम लोग क्यों पढ़ना है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने चले बेटा, इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। कभी आप हाई स्कूल में होंगे 10th क्लास में, तो 10th क्लास में आपने डिस्कस किया था कि जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ग्लूकोज का क्या कहता है बेटा, ब्रेक डाउन, क्या कहता है, ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, और एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हम इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्यों बोल रहे हैं, जब आप आगे 12th क्लास में या कभी बायो में आगे इंटरेस्ट करते हैं, जब आप नीट वगैरह की तैयारी करेंगे तो नीट में आप ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वो उसको ही हम लोग प्राइमरी सोर्स मानते हैं, अदर बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग सोर्स नहीं मानते। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन में इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आप लिपिड का, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं तो पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको एनर्जी चाहिए, ऊपर से आप एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है। आप लेने आए थे एनर्जी और उधर से क्या लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, तो इसमें उल्टा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एनर्जी मिलती तो है लेकिन जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि सेल सेल वॉल बनाती है, और जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेल वॉल बेसिकली बना होता है किसका, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। जैसे अगर आप सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज क्या है, सेल वॉल किसका बना होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। काइटिन फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बेटा, दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब आप डीएनए आरएनए पढ़ते हो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। तो ये जो राइबो वर्ड आ रहा है, ये राइबो क्या है, राइबो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल किसमें हो सकता है बेटा, डीएनए आरएनए बनाने में भी किया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में भी किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, दे एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड सपोर्ट एलिमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जब आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे बेटा बहुत, जैसे एग्जांपल आप पढ़ते हैं ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, ठीक है। ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड बेटा जब आप नी ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट में लुब्रिकेंट का भी काम करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ये लुब्रिकेंट का भी काम करते हैं, इसीलिए हम लोग बेटा इन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो चलिए बेटा आप लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मैं आपको बताया था पहले भी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग सैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है।
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, या कह सकते हैं इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहले पार्ट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। दूसरे को बोलते हैं डाइसैकेराइड, और फिर बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड बेटा होते हैं, ये जो मोनोसैकेराइड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मोनोसैकेराइड या तो एल्डोजेस होंगे या तो कीटोजेस होंगे। एल्डोजेस का मतलब ये है कि इस पे एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा बेटा, CHO, इसको आपने कभी पढ़ा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और कीटोजेस का मतलब C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। और ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा, ये टर्मिनल पे पाया जाएगा। ये शुगर के, ठीक है, प्रेजेंट कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं एंड ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। जो आपकी शुगर की कार्बन चेन है वहां पाए जाते हैं, लेकिन कीटोन्स एंड पे नहीं पाए जाएंगे, एंड पे नहीं पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नॉट प्रेजेंट एट एंड ऑफ कार्बन चेन, तो कार्बन चेन के बेटा एंड पे ये पाए नहीं जाते, तो ये पाए जाते हैं बेटा सेकंड कार्बन पे, ठीक है। यह कह सकते हैं जहां पे भी जब पाए जाएंगे ये एंड पे नहीं होंगे, सेकंड नंबर के कार्बन पे पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो एल्डोजेस होते हैं, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप कहां पाया जाता है बेटा, टर्मिनल पाया जाता है। कीटोन ग्रुप टर्मिनल पे नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं बेटा, डाइसैकेराइड 2 तरह के होते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब 2 शुगर यूनिट। कितने शुगर यूनिट बेटा, 2 शुगर यूनिट। इसमें से एक शुगर यूनिट को रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। एक डाइसैकेराइड कैसा होता है, रिड्यूस्ड, और एक होता है बेटा नॉन रिड्यूस्ड। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डाइसैकेराइड डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग को मोनोसैकेराइड पढ़ना है, बस क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिड्यूस शुगर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, माल्टोस और लैक्टोस, ठीक है। यूपी बोर्ड में कभी कभी ऊपर से MCQ बन जाता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रिड्यूस शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूस शुगर है, उसमें माल्टोस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सुक्रोज कैसा है बेटा, नॉन रिड्यूस शुगर है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड में। पॉलीसैकेराइड में ध्यान रखिएगा, पॉलीसैकेराइड में शुगर की मल्टीपल यूनिट होगी, 2 यूनिट नहीं होंगी बेटा, कितनी होंगी, मल्टीपल यूनिट होंगी। और जब शुगर यूनिट को जोड़ा जाता है, ध्यान रखिए कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिए। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं बेटा 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और एक को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीसैकेराइड होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो शुगर यूनिट होगी वो सेम होगी और बार बार रिपीट करेगी, ठीक है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड में ध्यान रखिएगा, जो शुगर यूनिट होगी वो एक तरह की नहीं होगी, वो एक से ज्यादा तरीके की भी हो सकती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीसैकेराइड होता है, ध्यान रखिएगा, होमोपॉलीसैकेराइड में एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम सेल वॉल बनाना होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है बेटा स्टोरेज। कैसा होता है बेटा, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट को जब एक्सेस अमाउंट में बॉडी में आएगा तो उनको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो जैसे सेलुलोज हो गया बेटा, काइटिन हो गया, डेक्स्ट्रन नहीं बेटा, डेक्स्ट्रन जो होता है और इनुलिन जो होता है ये स्टोरेज में आते हैं। ये डेक्स्ट्रन और इनुलिन ये कैसे होते हैं बेटा, ये आते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में, ठीक है। तो सेलुलोज क्या होता है, आपने पढ़ा रखा होगा, जो प्लांट की सेल वॉल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज। सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या होता है, फंजाई की सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन। ये काइटिन क्या है, ये काइटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है। होमोपॉलीसैकेराइड में नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब हो गया जब इनका अमाउंट एक्सेस होगा तो इनको क्या किया जाएगा बेटा, स्टोर। क्या किया जाएगा, स्टोर। इसमें पहला कौन होता है, स्टार्च। स्टार्च के बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बाद डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन के बाद क्या हो गया, इनुलिन, ठीक है। ये जो ध्यान रखिएगा। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड में कौन आता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली ध्यान रखिएगा ये बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड बेसिकली जब भी शुगर की सिंगल यूनिट होती है तो हम लोग मोनोसैकेराइड डिस्कस करते हैं, या मोनोसैकेराइड से नाम से जानते हैं। मोनोसैकेराइड को हम लोग ये भी कह सकते हैं जब भी हम लोग पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की सिंगल यूनिट होगी उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CnH2O का होल है। इसीलिए बेटा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। आपने पढ़ा था बेटा, जब उन्होंने स्टार्टिंग पढ़ा था तो बोला था कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये मोनोसैकेराइड आपने पढ़ रखा है बेटा, मोनोसैकेराइड आर दी सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यूनिट का मतलब बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए, तो सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेटा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, CnH2O का होल एन। क्या होता है बेटा, CnH2O का होल एन।
इसमें जो कार्बन का नंबर होता है बेटा n, जो बताता है n का नंबर क्या बताता है, n बेसिकली कार्बन के नंबर को बताता है। और कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए। कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए, 3। 3 क्यों होना चाहिए, 2 क्यों होना चाहिए? तो इसके पीछे का रीजन ये है, अगर आप 2 रखोगे तो आपको पता है बेटा आपको एक प्लेस किसको देना पड़ेगा, OH को, और एक प्लेस किसको देना पड़ेगा, CHO को, या कह सकते हैं कीटोन को। तो आप ही बताइए, अगर आप एक OH को रखोगे तो बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी तो हुआ नहीं, ये तो मोनोहाइड्रोक्सी हो गया। तो इसको समझने के लिए ध्यान रखें, पॉलीहाइड्रोक्सी अगर आप नहीं रखेंगे, 2 या 2 से अधिक OH को अगर आप नहीं रखेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जा रहा है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब OH का नंबर 2 या 2 से अधिक होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2O का होल n, जिसमें n का वैल्यू क्या बताता है बेटा, n का वैल्यू बताता है कार्बन नंबर को। और ये जो कार्बन का नंबर होता है कितने से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिए, ये कार्बन नंबर स्टार्ट होता है 3 से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्डोजेस, और दूसरे वालों को क्या बोलते हैं बेटा, कीटोजेस। ये एल्डोजेस का मतलब होता है ऐसी शुगर जिसके पास कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड शुगर हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्डो शुगर। ठीक है, इसी को बेटा एल्डोजेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, कीटोजेस। कीटोजेस का मतलब होता है जब भी बेटा शुगर के पास कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोजेस। अगर एल्डोजेस है तो ध्यान रखिए बेटा CHO ग्रुप किस एंड पे होगा, CHO ग्रुप, ध्यान रखिए बेटा एट एनी एंड। एट एनी एंड का मतलब होता है कार्बन चेन के किसी न किसी एंड पे होगा। और अगर कीटोन है, अगर बेटा क्या है, कीटोन, तो कीटोन बेटा किसी भी एंड पे नहीं होता है, ये एंड पे ना होकर बीच में होगा। बीच का मतलब याद ध्यान रखिएगा बेटा, आप इसको ये भी कह सकते हैं सेकंड कार्बन पे होगा। सेकंड कार्बन पे होगा, किस पे होगा बेटा, एंड पे नहीं होगा, क्या बोलेगा बेटा, सेकंड कार्बन पे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कार्बन का नंबर 3 होगा तो शुगर को क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर बेटा शुगर में कार्बन का नंबर 3 है, ऐसे शुगर को बेटा हम लोग बोलते हैं। और अगर एल्डोस है तो ध्यान रखिए एल्डोस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आपसे पूछे एल्डोजस शुगर का सबसे स्मॉलेस्ट शुगर कौन सा होता है, ध्यान रखिए सबसे स्मॉलेस्ट शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, और ये 3 कार्बन का होता है। अगर कीटोस शुगर का नाम लेंगे तो बेटा इसमें ध्यान रखिए कौन आएगा, इसमें आता है आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम आएगा बेटा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DHA भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बेटा, अगर कार्बन नंबर 4 होगा तो क्या बोलेंगे। अगर कार्बन नंबर 4 होता है ऐसे शुगर को, अगर एल्डोज है तो उसे हम लोग बेटा बोलते हैं एरिथ्रोस। क्या बोलते हैं बेटा, एरिथ्रोस बोलते हैं। अगर वो कीटो शुगर है तो एरिथ्रोस नहीं बोलेंगे, अब यूज करेंगे बेटा एरिथ्रिलोज। क्या यूज करेंगे बेटा, एरिथ्रुलोज। ठीक है, क्या यूज करेंगे बेटा, एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज। ठीक है, अगर कार्बन का नंबर बेटा 5 है तो आप पढ़ चुके हैं 5 कार्बन के शुगर को हम लोग राइबोस बोलते हैं, DNA बनाने में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो 5 कार्बन के शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राइबोस। ये कीटो शुगर है, केल्डो शुगर, ध्यान रखिए बेटा ये कीटो शुगर है। अगर 5 कार्बन की कीटो शुगर का नाम लेंगे तो बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिबुलोज। जो बच्चे बायोसाइड के होंगे उन्होंने कभी सुना होगा, अगर आप इसी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में, जब फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहीं पे हम लोग रिबुलोज का नाम लिखते हैं। रिबुलोज क्या होता है, 5 कार्बन की कीटो शुगर, इसी पे हम लोग CO2 को फिक्स करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, अगर शुगर का नंबर बेटा कितना है, कार्बन का नंबर 6 है, ऐसे शुगर को क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज। आइए नेक्स्ट, अगर कीटोज है तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रक्टोज। ध्यान रखिए आपके सिलेबस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा MCQ बनाने के लिए बेटा वो कहीं से भी MCQ बना सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के भी आप में हम लोग आगे डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है बेटा, 3 कार्बन की एल्डो शुगर। ठीक है, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3 कार्बन की कीटो शुगर है। सर जी आप इस पे इतना फोकस क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का भी बेटा रीजन होता है। ठीक है, अगर आप ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करोगे तो बेटा ये कितने कार्बन की शुगर है, 3 कार्बन। चलो एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको इसमें दोनों में डिफरेंस समझाते हैं। 1 2 3 कार्बन। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कितने कार्बन की है बेटा, वो भी 3 कार्बन की है, तो बेटा ये बना देते 1 2 3 कार्बन। अब देखिए एल्डो शुगर है तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाना पड़ेगा। अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो ध्यान रखिए एल्डिहाइड ग्रुप किसी एक एंड पे लगेगा, एक होगा और एक एंड पे लगेगा। तो एंड मान लीजिए हमने बना लिया क्या, ये बना लिया हमने क्या, एल्डी शुगर, एल्डो शुगर। ठीक है, और इसमें लिखा है कीटो शुगर, तो ये एंड पे तो मिलेगा नहीं बेटा, एंड पे नहीं मिलेगा तो जगह कौन सी बच गई बेटा, ये। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया बेटा, कीटोन शुगर, कीटो ग्रुप लगा दिया।
अब हमको क्या लगाना है बेटा, आपने देखा एल्डिहाइड और कीटोन लगाने के बाद आपको क्या लगाना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने, पॉली, पॉली का मतलब दो या दो से अधिक। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, OH, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, OH लगा दिया। जब आप OH लगा दोगे तो आपको बेटा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को यूज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाया जाए, एक H, दो H और ये बेटा कितने हो गए, 3H। इधर देखिए बेटा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH लगाना है, रूल को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया बेटा, ये फॉर्मूला किसका बना है, ये फॉर्मूला बना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। ये फॉर्मूला किसका बना है बेटा, ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला बना है एल्डोस शुगर, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलिए देखिए, हम लोग का क्या देखना है, हम लोग को ये चेक करना है कि इसके पास कायल कार्बन है या नहीं। सर जी कायल कार्बन क्यों चेक करते हैं बेटा, कायल कार्बन चेक करने के पीछे का रीजन ये होता है कि हम कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसके बारे में पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कायल कार्बन। सर जी कायल कार्बन क्या होता है, तो बेटा कायल कार्बन को समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा, कायल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं, जैसे कोई कंपाउंड में कार्बन है, वो 4 सिंगल बॉन्ड से क्या है बेटा, अटैच है। और चारों सिंगल बॉन्ड किससे अटैच है बेटा, ध्यान रखिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है। किससे अटैच है बेटा, डिफरेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ पे CHO लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, तो सारों के चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। अगर कोई कार्बन चारों को चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है, ऐसे कार्बन को हम लोग कायल कार्बन बोलते हैं। ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, कायल कार्बन। अगर किसी कंपाउंड के पास कायल कार्बन होता है, कायल कार्बन होता है, तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मेरे मुंह से पहले इनएक्टिव निकल गया हो, ध्यान रखिए, ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायल कार्बन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको ये चेक करना है कि इसके पास कायल कार्बन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, इस कार्बन को देखते हैं बेटा। इस कार्बन को अगर आप देखें तो पहली बात तो ये डबल बॉन्ड पे अटैच है, डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे तो बेटा ये इसका कायल कार्बन की लिस्ट से हटा दो। इसको देखते बेटा, इसके पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दोनों सेम ग्रुप हो गए, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, ये दोनों के दोनों सेम हो गए, तो बेटा इस कार्बन को हम लोग कायल कार्बन नहीं मानेंगे। बचा कौन बेटा, ये डिफरेंट ग्रुप है, हाँ है। ये डिफरेंट ग्रुप है, हाँ है। ये डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल सर। ये डिफरेंट ग्रुप है, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कायल कार्बन। तो इसमें देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने कायल कार्बन निकले, ध्यान रखिए बेटा, 1 कायल कार्बन निकले। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में पढ़ते हैं। पहली बात तो देखिए बेटा, इस कार्बन को देखिए, ये और ये सेम ग्रुप है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसको देखिए बेटा, ये और ये सेम ग्रुप है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बचा कौन, ये, इसके पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तो इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो सर जी ये तो बहुत बढ़िया बात निकल आई। अगर आप एल्डो शुगर लोगे और 3 कार्बन से स्टार्ट करोगे तो ध्यान रखिए 3 कार्बन की शुगर होगी तो उसके पास कायल कार्बन होगा, ठीक है। कीटो शुगर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन लोगे तो उसके पास कोई भी कायल कार्बन नहीं मिलेगा। अगर इसके पास एक भी कायल कार्बन है तो ध्यान रखिए बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड एक्स है, इस पे आपने कोई प्लेन पोलराइज लाइट को डाला, क्या डाला बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को डाला, तो ध्यान रखिए बेटा अगर इसके पास कायल कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो बेटा ये प्लेन पोलराइज लाइट को डेविएट करेगा। डेविएट करने का मतलब या तो बेटा ये राइट साइड, राइट साइड, या बेटा क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्लॉकवाइज क्या करेगा, लाइट को डेविएट करेगा। अगर ये या फिर ये बेटा लेफ्ट साइड डेविएट करेगा, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करेगा। डेविएट करेगा कब, अगर इसके पास कायल कार्बन है, कायल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बेटा ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, राइट साइड या कह सकते हैं क्लॉकवाइज क्या करेगा, इसको डेविएट करेगा। जब डेविएट करेगा अगर क्लॉकवाइज या कह सकते हैं राइट साइड, तो इसके लिए एक वर्ड लगाते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या वर्ड यूज करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसा वर्ड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डी का मतलब क्या है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। किसी भी वर्ड के आके स्मॉल, ध्यान रखिए बेटा स्मॉल डी लगा है, उससे के लिए हम लोग यूज करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है तो इसी के लिए स्मॉल एल से यूज रिकॉग्नाइज करते हैं, सिंबल यूज किया था। ये बताता है कि कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। क्या मतलब हुआ लीवो रोटेटरी का, लीवो रोटेटरी का मतलब ये है इसके पास कायल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन पोलराइज लाइट को बेटा ये लेफ्ट साइड क्या करता है, डेविएट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीवो रोटेटरी। तो ध्यान रखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास तो बेटा एक कायल कार्बन था, तो बेटा वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड डेविएट कर सकता है।
लेकिन इसके पास तो कोई कायल कार्बन नहीं है, तो बेटा ये ऑप्टिकली बेटा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बेटा प्लेन पोलराइज लाइट ना तो लेफ्ट साइड ना तो राइट साइड कहीं डेविएट नहीं होगी, वो बेटा सीधे बिना डेविएट हुए प्लेन रास्ते में चलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कायल कार्बन का एक और यूज होता है बेटा, क्या होता है बेटा, कायल कार्बन का एक और यूज होता है, ध्यान रखिए बेटा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक कायल कार्बन होता है और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के पास एक भी कायल कार्बन नहीं होता। ये अकेला शुगर है पूरे शुगर कीटोन शुगर के साम्राज्य का, या कह सकते हैं पूरे शुगर साम्राज्य का, जिसके पास कोई भी कायल कार्बन नहीं होता। ठीक है, बाकी आप किसी भी शुगर का नाम लोगे उसके पास एक नया कायल कार्बन निकल आएगा। ठीक है, अब आते चलिए नेक्स्ट, कायल कार्बन का एक और यूज होता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के पास कायल कार्बन है, कायल कार्बन है, तो बेटा उसके बनेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्या बनेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे जरा चेक करें, ऐसे निकालते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो इसको निकालने की बेटा एक ट्रिक होती है। ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। बेटा n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। समझ में आया बेटा, क्या बताएगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नंबर ऑफ कायल कार्बन क्या बताता है, नंबर ऑफ कायल कार्बन ये बताता है, अगर 2 की जैसे अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो 2 की पावर बेटा कितना आएगा, 1, क्योंकि उसके पास एक कायल कार्बन है। 2 की पावर n का मतलब हो गया 2, इसका मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन की बात करें, 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, 0, क्योंकि उसके पास कोई कायल कार्बन नहीं है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 0, इसका मतलब 1, इसका मतलब उसके पास कोई भी स्टीरियोआइसोमर नहीं बनेगा, स्टीरियोआइसोमर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, उसका एक ही स्टीरियोआइसोमर है, एक ही है। ठीक है, 2 की पावर n, ध्यान रखिए, यहाँ पे इसके 2 स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, यहाँ पे इसका एक ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना अगर आपको समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस लिखिए। तो आप लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस, क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन की एल्डो शुगर होती है और फ्रक्टोज बेसिकली 6 कार्बन का कीटो शुगर होता है। और जो एल्डोज यानी कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है बेटा फर्स्ट या कह सकते हैं टर्मिनल कार्बन में पाया जाता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है बेटा वो टर्मिनल में पाया नहीं जाता। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जब आगे अटैक करेगा बेटा सेकंड लास्ट कार्बन पे, तो उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं पायरानोस। क्या बोलते हैं बेटा, पायरानोस। और उसी तरह जब हम लोग फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन का जो कार्बोनिल ग्रुप है, या कह सकते हैं कीटोन ग्रुप, जब वो सेकंड लास्ट कार्बन पे अटैक करता है तो बनने वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूरानोस। तो फ्यूरानोस क्या होता है, फ्यूरानोस जब बेसिकली फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्यूरानोस, और ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा, पायरानोस। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस क्या है बेटा, ग्लूकोज इज 6 कार्बन एल्डो शुगर। क्या है बेटा, 6 कार्बन एल्डो शुगर। फ्रक्टोज क्या है बेटा, फ्रक्टोज 6 कार्बन की क्या होती है बेटा, कीटो शुगर। क्या होती है, कीटो शुगर। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, इन ग्लूकोज सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट एट एंड ऑफ कार्बन चेन। जब आप किसी भी शुगर का नाम लिखते हैं तो उसको कार्बन पर अरेंज करेंगे, तो बेटा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो टर्मिनल में पाया जाएगा, एक होगा और किसी ना किसी एक एंड पे पाया जाएगा। ठीक है, आइए देखिए बेटा, ये जो है आपका फ्रक्टोज होता है जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, ये कीटोन ग्रुप किसी भी एट एनी एंड, किसी भी एंड पे नहीं पाया था, किसी भी एंड पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ग्लूकोज हैविंग 4 कायल कार्बन, कितने कायल कार्बन होता है बेटा, 4। कैसे पता करें, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी एल्डो शुगर में ये पता करना है कि उसके पास कितने कायल कार्बन है, तो इसको पता करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। क्या, जितने भी उसके पास जितने भी कार्बन का शुगर है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कितने कार्बन का बेटा, 6 कार्बन, 6 कार्बन का अगर शुगर है, एल्डो शुगर, ध्यान रखना बेटा किसकी बात कर रहे हैं, एल्डो शुगर, तो उससे माइनस कर दिए कितना, 2, कितना माइनस कर दिया बेटा, 2, आंसर कितना आया बेटा, 4, 4 क्या हो जाएंगे कायल कार्बन। सर 2 ही क्यों माइनस किया, इसके पीछे का रीजन है, पहला जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहां पे कोई कायल कार्बन नहीं मिलेगा, और लास्ट का CH2OH है वहां पे कोई कायल कार्बन नहीं मिलेगा, तो बचे कितने बेटा, 4। तो 4 की जगह क्या बनाएंगे, कायल कार्बन। अगर कायल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, डेविएट करेगा। ठीक है, अब किधर डेविएट करता है ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे।
फ्रक्टोज कीटो शुगर है हैविंग 3 कायल कार्बन। कितने कायल कार्बन होते हैं बेटा? 3। कैसे पता करते हैं? ध्यान रखिए, जब कीटो शुगर की बात हो, जब कीटो शुगर की बात हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 6, माइनस कितना करना है? 3। तो कितने हो गए बेटा? कितने हो जाएंगे? ध्यान रखिए, इसके हो गए आपके 3। अब सर जी 3 क्यों माइनस किया? इसके पीछे समझिए। पहला है CH2H, फर्स्ट कार्बन जो होगा वहां पे क्या मिलेगा बेटा? CH2H। तो CH2H में 2 CH है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो वो कायल कार्बन नहीं होगा। जरा समझ लेते हैं। अगर पहला कार्बन है CH2H है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और OH होगा। ये पहला पहला कार्बन होगा, तो ये बेटा कायल कार्बन नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह यही स्ट्रक्चर किस में मिलेगा आपको? सबसे आखिरी वाले में, लास्ट वाले में। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा? OH। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, तो ये भी होगा नहीं। और सेकंड नंबर पे आओगे तो बेटा कौन सा ग्रुप मिलेगा? कीटोन ग्रुप। ये भी क्या है? कायल कार्बन नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला, यहाँ पे कोई कायल कार्बन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी कायल कार्बन नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज के पास कितने कायल कार्बन है बेटा? 4। फ्रक्टोज के पास कितने हैं बेटा? 3। ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या होगा बेटा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या? अगर कोई भी कंपाउंड के पास कायल कार्बन होता है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? डेविएट करेगा। डेविएट करेगा किधर साइड? अगर राइट साइड या कह सकते हैं क्लॉकवाइज, तो बेटा कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और उसके नाम के आगे स्मॉल डी लिखा जाएगा। ध्यान रखिए बेटा, स्मॉल डी। अभी जब आगे बढ़ोगे तो कैपिटल डी भी आएगा। तो कैपिटल डी का मतलब अलग होता है, स्मॉल डी का मतलब अलग होता है। फ्रक्टोज कैसा होता है बेटा? लीवोरोटेटरी। लीवो का मतलब स्मॉल एल से डेविएट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है स्मॉल एल? स्मॉल एल का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर क्यों डेविएट करेगा बेटा? ये लेफ्ट साइड। कहां डेविएट करेगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर n। n मतलब कायल कार्बन। ग्लूकोज के पास कितने कायल कार्बन है? 4। कितने बेटा? 4। तो उसके कितने स्टोइसोमर बनेंगे? ध्यान रखिएगा, 16। कितने बनेंगे बेटा? 16। और जब आप फ्रक्टोज की बात करोगे तो फ्रक्टोज के पास 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है? 3। तो उसके पास कितने कायल कार्बन हो जाएंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कायल कार्बन 3 है। स्टीरियोआइसोमर कितने बनेंगे? 2 टू द 4 टू द 8। कितने हो गया बेटा? इसके 8 स्टीरियोआइसोमर बनते हैं। और यहाँ पे कितने बनते हैं इसके? 16। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है अपॉन ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, लिख देते हैं। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर, तो बेटा ये क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। सर जी ये कैसे हो जाता है? देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बनता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप इसका भी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ध्यान रखना बेटा क्या बनेगा? CO2 और वाटर। एल्डिहाइड ग्रुप कहां से करेंगे? अगर आपने बेटा क्या करा? OH का मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपने कर दिया तो बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल का मतलब प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है। ठीक है, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बन गया बेटा? CO2 एंड वाटर। क्या बन गया बेटा? CO2 एंड वाटर। ध्यान रखिए बेटा, आपने फॉर्मूला या डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसके पास एल्डिहाइड है तो शुगर है। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन जाएगा COOH, और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा। ये क्या है? एसिड। तो ये क्या था? पहले शुगर, और ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एसिड। ठीक है, और अगर आप इसका उल्टा चले, इसका क्या करें बेटा? उल्टा चले, अगर एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? शुगर। और शुगर का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? जब भी आप ग्लूकोनिक एसिड या शुगर का एसिड इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? शुगर। और शुगर का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये किसको बताता है? अल्कोहल को। तो शुगर अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। और शुगर का या शुगर एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑक्सीडेशन। तो शुगर को अगर हमको क्या करना, कन्वर्ट करना है, शुगर एसिड में बदलना है तो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। और शुगर का अगर हमको अल्कोहल में कन्वर्जन करना है, शुगर अल्कोहल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहे हैं बेटा? जब भी आप क्या करते हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो कंपाउंड बनता है ग्लूकोनिक एसिड। अब ये शुगर नहीं है, अब ये इससे क्या बोलेंगे? शुगर एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? शुगर एसिड। ठीक है, और यहां पे ये रिएक्शन नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? अपॉन रिडक्शन विथ NaBH4। ठीक है, या कह सकते हैं सोडियम अमलगन विथ वाटर। तो ये क्या बनाता है बेटा? सॉर्बिटॉल। ध्यान रखिए, ये क्या है? शुगर। शुगर का अगर आप रिडक्शन करोगे तो बेटा कौन सा? ये जो आपका CHO ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? OH में।
जब OH में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। अपॉन रिडक्शन इट फॉर मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। जब आप फ्रक्टोज का रिडक्शन करेंगे तो कंपाउंड जो मिलेगा वो होता है बेटा, मिक्सचर मिलता है किसका, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। सॉर्बिटॉल बेसिकली जब आप सिरप वगैरह में देखेंगे तो वहां पे सॉर्बिटॉल को मिलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप बढ़ जाते हैं, ठीक है। शुगर क्या बोलते हैं बेटा, शुगर अल्कोहल, जिस वजह से जब आप खांसी की कोई भी या कफ सिरप खाते हो तो आपको बेटा थकान या कह सकते हैं आपको नींद आती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और लास्ट वाला डिफरेंस बेटा ये ध्यान रखिएगा, जब भी शुगर का या ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कंपाउंड बनता है पायरानोज। क्या बनेगा बेटा, पायरानोज। और जब भी आप फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, फ्यूरानोज। क्या बनेगा, फ्यूरानोज। ये बेटा इसका फर्स्ट कार्बन होता है। अगर ये बेटा ये फर्स्ट कार्बन है तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, या कह सकते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये क्या कहलाएगा बेटा, इसका एनोमेरिक कार्बन। चलिए ध्यान रखिएगा बेटा। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कुछ फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म होते हैं इससे क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड में हर बार आते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा बेटा कि स्टीरियोइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, इनांशियोमर क्या होते हैं, ठीक है, एनोमर्स क्या होते हैं। तो चलिए बेटा आप लोग इसी वर्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा बोर्ड पे लेके कुछ वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और पेपर में ये क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ट्रेंड बन चुका है इन क्वेश्चनों का। तो चलिए बेटा इन टर्म को हम लोग समझते हैं। पहला वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर बेटा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन इनका एटम का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, डिफरेंट होता है। जिस वजह से ये दोनों मतलब ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आपस में स्टीरियोआइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर किसी भी कंपाउंड के उसके कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, इसको पता करने की बेटा एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, 2 की पावर n। 2 की पावर n, ये n क्या बताता है बेटा, ये n आपको बताता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर जी हम लोग शुगर में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने की बेटा एक ट्रिक भी उसकी भी है, उसको समझ लीजिए। जैसे मैंने पूछा कि ग्लूकोज के कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, ठीक है, तो जरा समझते हैं। उसके पास नंबर ऑफ कायल कार्बन कितने हैं, तो ध्यान रखिए। अगर आपका देखिए शुगर, अगर आपने पढ़ रखा है शुगर दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं बेटा एल्डो शुगर और एक को बोलते हैं कीटो शुगर। अगर एल्डिहाइड शुगर है तो ध्यान रखिएगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन, जितने भी उसके पास कार्बन हो, नंबर ऑफ कार्बन -2 करिएगा। और अगर कीटो शुगर है तो नंबर ऑफ कार्बन -3 करिए, आपको क्या मिल जाएगा, कायल कार्बन। चलिए देखिए ग्लूकोज क्या है बेटा, 6 कार्बन की एल्डो शुगर है। अगर ये एल्डो शुगर है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, और माइनस कितना करना है बेटा, 2, तो टोटल कितना है बेटा 4। इसका मतलब अब ये 4 की वैल्यू को कहां पे पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पर। कहां पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल आंसर आया कितना, 16। ये 16 क्या बताता है, ये 16 ये बताता है कि ग्लूकोज के कितने स्टीरियोआइसोमर बनेंगे, ठीक है। इससे आप किसी भी कंपाउंड का आप स्टीरियोआइसोमर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं इनांशियोमर। इनांशियोमर बेटा उन्हें बोलते हैं जो कंपाउंड अपनी मिरर इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनांशियोमर। क्या बोलेंगे बेटा, इनांशियोमर। एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, द आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड इनांशियोमर। ऐसे कंपाउंड जो आपस में क्या बनाते हैं बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनांशियोमर। क्या बोलते हैं बेटा, इनांशियोमर। इनके लिए बेटा सिंबल यूज किया जाता है डी, कैपिटल डी और एल। कैपिटल डी और एल, इसको कैसे पता करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मोस्टली मोनोसैकेराइड आर डी आइसोमर्स। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, मोस्टली की बात कर रहा है बेटा, नॉट परमानेंट। मोस्टली जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो डी कॉन्फिगरेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ोगे, तो अमाइनो एसिड बेटा मोस्टली कैसे होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्टली अमाइनो एसिड आर एल कॉन्फिगरेशन में होते हैं। उसी तरह जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं बेटा मोस्टली कैसे होते हैं, डी कॉन्फिगरेशन में होते हैं। अब ये कैसे पता करें कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन में है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसको पता करने की बेटा एक ट्रिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिक की बजाय आप ये भी समझ लीजिएगा क्या, कि मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन, मोस्ट
डिस्टल कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ही डिसाइड करेगी वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होगा या एल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। क्या लिखा बेटा, द ओरिएंटेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप अराउंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ये हाईएस्ट को भी ध्यान रखिएगा, या फिर द कायरल कार्बन मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन का मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप, या फिर ऐसा भी ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का सेकेंड लास्ट कार्बन की OH और हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड करेगी कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होगा या एल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। चला समझते हैं बेटा, इसको समझने के लिए आप ग्लूकोज का फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे मैंने बेटा ये बनाया 1 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा 6। पहले हमने पढ़ रखा है कि एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे लगेगा बेटा, टर्मिनल पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा CHO, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा OH, यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा H, यहाँ पे क्या लगाएंगे OH, यहाँ पे क्या लगाएंगे OH, ये है बेटा H और ये बेटा क्या हो गया OH। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या हो गया H। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये शुगर डी कॉन्फ़िगरेशन में है या एल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो आप ध्यान रखिए बेटा ये CHO ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन क्या कहलाएगा, फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। तो काउंटिंग स्टार्ट करिए बेटा 1 2 3 4 5 और ये बेटा क्या हो गया 6। अगर ये 6 है तो बेटा 6 क्या हो गया बेटा लास्ट कार्बन, और लास्ट से पहले क्या कहलाएगा ये सेकंड लास्ट कार्बन। इसका OH अगर राइट साइड में है, इसका OH अगर राइट साइड में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा डी कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर लेफ्ट साइड है तो हम लोग बोलेंगे बेटा इसे एल कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा डी ग्लूकोज, क्या बोलेंगे इसे डी ग्लूकोज, क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड है तो हम लोग डी कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज करेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो हम उसे हम लोग एल कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बेटा हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ये एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बोर्ड पे लिखे कुछ वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एपीमर्स, और नेक्स्ट वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, एपीमर्स क्या होता है, एपीमर्स बेटा वो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंस ओनली एंड ओनली सिंगल कायरल कार्बन के बेसिस पे होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या एपीमर्स, क्या बोलते हैं बेटा एपीमर्स। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा देखिए, लिखा है द मोनोसैकेराइड दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल कार्बन एटम आर, क्या कहेंगे उसको बेटा एपीमर्स। एपीमर्स वो होते हैं बेटा ऐसे मोनोसैकेराइड जो सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन के बेसिस पे डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा एपीमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा एपीमर्स। ठीक है, चलो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है बेटा ग्लूकोज, क्या लिखा, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो बेटा 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया बेटा 6, CHO ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा OH, यहाँ पे क्या होगा H, ये क्या है बेटा OH, ये क्या है OH और ये क्या है बेटा H और ये क्या हो गया OH। यहाँ पे मैंने क्या बनाया बेटा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा बेटा OH, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है H। ठीक है, ये क्या है बेटा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम आपको इसका एपीमर बना के दिखाएं तो जैसे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ CHO 1 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर हम क्या लगा दे H और यहाँ पे क्या लगा दे OH, यहाँ पे क्या लगा दे बेटा OH, सॉरी यहाँ पे क्या लगा देंगे H OH OH। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको एक फॉर्मूला और बना के दिखा दूं। ठीक है, जैसे CHO 4 5 और ये हो गया 6। यहाँ पे बेटा मैं क्या रखूँ OH को ही, यहाँ पे क्या रखूँ H को, क्या रखूँ OH को। ठीक है, OH को नहीं, यहाँ पे रखते हैं H को, किसको रखे बेटा H को, यहाँ पे किसको रखूँ मैं OH को, ये है H, ये है H है OH, ये क्या हो जाएगा बेटा H, ये क्या हो गया OH, ये है क्या OH, ये है क्या H। चलिए देखिए बेटा ये फॉर्मूला आपको किसको दिख रहा है बेटा ग्लूकोज का। ठीक है,
ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए बेटा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, मैनोज का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? मैनोज का। ये क्या है बेटा? मैनोज। तो चलिए देखते हैं बेटा। बेटा ये देखिए, ये कार्बन बेटा दोनों सेम है, हाँ सेम है। लेकिन देखिए इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड नंबर के कार्बन का ये राइट साइड है, और इसका कैसा होता है बेटा? लेफ्ट साइड। तो दोनों की ओरिएंटेशन क्या हो गई? सेम, डिफरेंट हो गई बेटा। तो ये क्या हो गया? ओरिएंटेशन डिफरेंट है। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, इस कार्बन को देखिए सेम ओरिएंटेशन में है। इस कार्बन को देखिए बेटा सेम ओरिएंटेशन में है। इस कार्बन को देखिए, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है बेटा, इसको इसके साथ कंपेरिजन करना है, ठीक है। और इसको इस कार्बन के साथ और इसको इस कार्बन के साथ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है। आपको पता है ये कैसा कार्बन है बेटा? कायरल कार्बन है। और इसी कायरल कार्बन के सेकंड नंबर के कायरल कार्बन के बिहाफ पे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मैनोस क्या होता है, मैनोस के बारे में बताइए, तो आप मैनोस के बारे में बेटा एक शॉर्ट आंसर ध्यान रखिएगा। मैनोस इज द मैनोस इज द ठीक है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका एपीमर होता है बेटा? ग्लूकोज का। और किस पे डिफरेंस होता है बेटा? एट C2 कार्बन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोज। किसका फॉर्मूला है बेटा? ये गैलेक्टोज का फॉर्मूला है। तो चलिए देखिए बेटा, इसका OH सेम डायरेक्शन में है, हाँ। इसका OH सेम डायरेक्शन में है, तो हाँ। इसका OH देखिए बेटा, ये चौथा फोर्थ नंबर कार्बन है। इसमें देखिए आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा डिफरेंस? यहां पे अगर हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ का मतलब ये इस कार्बन को, इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ पे OH आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। और ये वाला कैसा है बेटा? सेम। ये वाला कैसा है बेटा? सेम। तो देखिए इस कार्बन को लेके, यानी कि ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये क्या हो गया? 4। 4 कार्बन को लेके, 4 कायल कार्बन को लेके दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गैलेक्टोज होता है बेटा, गैलेक्टोज ग्लूकोज से डिफरेंट है, ठीक है, एक ही कायल कार्बन को लेके। और वो कायल कार्बन कौन सा है बेटा? फोर्थ नंबर वाला। अगर आपसे कोई पूछे कि गैलेक्टोज क्या होता है, तो आप गैलेक्टोज के बारे में बोलिए बेटा, गैलेक्टोज इज द एपीमर ऑफ ग्लूकोज एट C4 कार्बन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में यह ध्यान रखिएगा, गैलेक्टोज इज द एपीमर ऑफ ग्लूकोज एट C4 कार्बन, मैनोज इज द एपीमर ऑफ ग्लूकोज एट C2 कार्बन, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये एपीमर्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। ये एनोमर्स क्या होता है बेटा? ये एनोमर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब भी हम लोग, ठीक है, किसी भी मोनोसैकेराइड का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है तो ध्यान रखिए बेटा, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद का जो उसका फर्स्ट कार्बन होता है, उसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, उसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन के पास क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और कैसा ग्रुप? एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, हाइड्रोजन बेसिकली। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन के बिहाफ पे अगर कोई कंपाउंड आपस में डिफरेंट हो जाते हैं, तो उन्हीं कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनोमर्स। तो एनोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कायरल, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ एक बार समझ लीजिए। लिखा हुआ है द आइसोमेरिक मोनोसैकेराइड दैट डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द एनोमेरिक कार्बन एटम, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? तो ध्यान रखिए, एनोमेरिक कार्बन वही होता है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद जो फर्स्ट कार्बन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एनोमेरिक कार्बन। ये ध्यान रखिएगा, जब आप ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाएंगे, या अगर आप 5 कार्बन शुगर जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोज, उसका फॉर्मूला बनाएंगे तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप कीटो शुगर बनाएंगे तो कीटो शुगर का जो सेकंड नंबर कार्बन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एनोमेरिक कार्बन। रिंग का पार्ट होना चाहिए बेटा, रिंग का अगर पार्ट है, रिंग के पार्ट में उसके फर्स्ट कार्बन बोलेंगे, वरना उसको हम लोग सेकंड कार्बन बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिए। आर कॉल्ड एनोमर्स, द एनोमर्स डेजिग्नेटेड एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या बताएगा? अगर अल्फा होगा तो बेटा रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के बिलो होगा तो अल्फा, और प्लेन के अबव होगा तो बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे, ठीक है। प्लेन के अबव, अबव का मतलब ऊपर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा, और बिलो है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। जब हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा।
ठीक है। अब आपको पिछली बार मैंने आपको बना ही दिया था, तो एक बात ध्यान रखिए, ये फर्स्ट कार्बन होगा बेटा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये फर्स्ट कार्बन है तो बेटा इसका OH अगर ऊपर साइड है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फा। अगर इसका OH ऊपर है तो बेटा ये ऊपर का मतलब ध्यान रखिए प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर इस प्लेन के अबव है, ऊपर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बीटा। अगर नीचे है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है, ध्यान रखिए दो OH नहीं आते, अगर OH नीचे है तो बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और वरना हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा के भी यहाँ पे कन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करना। ठीक है, इसी तरह आप फ्रक्टोज का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ये इसका सेकंड कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन होता है यहाँ पे होता है CH2OH। ठीक है, अगर प्लेन के अबव है, प्लेन के अबव है तो इसे हम लोग बीटा बोलेंगे, अगर प्लेन के बिलो है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। मुझे लगता है कि आपको बेटा ये एनोमर्स और एपीमर्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है यूपी बोर्ड का, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद हम लोग चलते हैं डाइसैक्राइड पे। तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इन्वर्जन ऑफ सुगर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, इन्वर्जन ऑफ सुगर। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग नए टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ये इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, इसको समझने के लिए बेटा हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। हम लोगों ने दो तरह के ऑप्टिकल रोटेशन को डिस्कस किया था, जिसे हम लोग पहले बोलते थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक था बेटा लिवोरोटेटरी। जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी शुगर पे पड़ती थी और राइट साइड डेविएट हो जाती थी, क्लॉकवाइज डेविएट हो जाती थी, तो इसी को हम लोग बोलते थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इसके लिए हम लोग एक डेजिग्नेशन करते थे बेटा किससे, स्मॉल डी से, याद आ रहा होगा आप लोगों को। इसी तरह हम लोगों ने लिवोरोटेटरी का भी डिस्कस किया था। तो इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज ये कहता है यदि कोई शुगर हाइड्रोलिसिस के पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और हाइड्रोलिसिस के बाद वो लिवोरोटेटरी हो जाता है, इस प्रोसेस को बेटा इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस के पश्चात यदि शुगर का ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिए, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए क्या लिखा बेटा, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू लिवोरोटेटरी अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज में बेटा बेसिकली देखा जा सकता है, इसलिए हम लोग सुक्रोज को डिस्कस कर रहे हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है बेटा, जैसा कि आपको पता है सुक्रोज डाइसैकराइड है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है बेटा 66.5 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसका मतलब क्लॉकवाइज बोला गया है। ठीक है, अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में कराते हैं तो बेटा लिबरेशन होता है कि इसका फॉर्मेशन होता है अल्फा डी ग्लूकोज जिससे बना होगा और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है बेटा वो 52.5 डिग्री डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, और जो फ्रक्टोज होता है बेटा वो कैसा होता है, माइनस का 92 डिग्री लिवोरोटेटरी। ठीक है, अब देखिए दोनों का अगर नेट रोटेशन देखें तो बेटा ये 52 डिग्री, ये 52.5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और बेटा ये करेगा माइनस का 92 डिग्री या कहते हैं 92 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल नेट रोटेशन देखें तो नेट रोटेशन ये बताता है कि बेटा नेट रोटेशन इसका कैसा होगा, लिवो रोटेटरी। कितना लिवो रोटेटरी होगा तो आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन इन सच मिक्सचर हैज नेट लिवो रोटेशन, कैसा होता है बेटा, लिवो रोटेशन। तो जैसा कि आपने पढ़ा सुक्रोज था कैसा, पहला सुक्रोज पहले था बेटा कैसा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हाइड्रोसिस के बाद बेटा वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लीवो रोटेटरी में, लीवो रोटेटरी में। तो बेटा देखिए इन्वर्जन हो गया है शुगर का, बेटा क्या हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। बेटा ये जो मैंने आपसे कहा था कुछ टर्म डिस्कस करने, तो ये है वो कुछ टर्म, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट इन इन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज पूछा गया था। ठीक है, एनोमर्स क्या होता है ये पूछा गया था। मेरे ख्याल से आपने ये शुगर के टॉपिक कुछ डिस्कस कर लिए हैं। टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग के जो सिलेबस में ग्लूकोज के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। तो हम लोग बेटा अब डिस्कस करने चल रहे हैं ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, आप लोग उसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बेहतर रास्ता ये है कि आप स्टार्च का यूज करें, ठीक है,
और एक रास्ता बेटा यह है कि आप इसका सुक्रोज का यूज करके बेटा आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोज को बना सकते हैं। इसमें से आपने पढ़ रखा है सुक्रोज, नहीं पढ़ा तो बेटा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सुक्रोज क्या होता है बेटा, डाइसैकेराइड है, ठीक है। और जो आपका स्टार्च होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए देखिए बेटा, ये फॉर्मूला किसका दिया बेटा, सुक्रोज के बारे में, ठीक है। जिसको अगर नहीं पता तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। दो शुगर यूनिट के जुड़ने से बनता है। एक होता है बेटा इसमें ग्लूकोज और बेटा एक होता है ये फ्रक्टोज, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो बेटा ये प्रोसेस में वाटर रिलीज होता है। तो बेटा वाटर रिलीज हुआ था, अगर अब वाटर इसको फिर से दे दिया जाए, ठीक है, वाटर इसको फिर से दे दिया जाएगा तो बेटा ये क्या कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो बेटा हमको क्या मिलेगा, जो जिससे मिलकर बना था। ध्यान रखिए, जब सुक्रोज को जोड़ा गया था तो वाटर निकला था, और जब सुक्रोज को ब्रेक करेगा तो क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, वाटर को देना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, ये है आपका क्या, सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, दो शुगर यूनिट होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके जुड़ने से बनता है, और बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो वाटर रिलीज होता है। अगर वाटर रिलीज हो रहा है तो बेटा इसको अगर वाटर दे देंगे तो ये पहले बॉन्ड बना था, अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई भी बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। आसान भाषा में समझ लीजिए, पानी पिला के मारना, ठीक है। पानी पिला के मारना कह सकते हैं, या फिर पानी पिला के बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। ये बेटा क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को मैंने क्या दे दिया, वाटर। जब वाटर देंगे तो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस बॉन्ड को तोड़ेगा जो शुगर, क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच बना है। तो बेटा एक शुगर आपको क्या मिलेगी बेटा, ग्लूकोज, और बेटा एक क्या होगी बेटा, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, तो आप बोलिए 6 कार्बन एल्डो शुगर ग्लूकोज, 6 कार्बन कीटो शुगर फ्रक्टोज, ठीक है। ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका हुआ बेटा, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज। ये प्रोसेस जो होता है इन्वर्टेज एंजाइम और डायल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा वो है स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस में भी क्या कर सकते हैं आप, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिसको ये नहीं पता कि स्टार्च क्या होता है, तो बेटा स्टार्च एक स्टोरेज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये बना होता है किससे, ध्यान रखिए बेटा, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है। पॉलीमर नहीं बेटा, ये डाइसैकेराइड है और ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो ग्लूकोज का बना होता है, और बेटा ये कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्लांट में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मटेरियल है। प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, या स्टोरेज आप सिंपल ध्यान रखिए, स्टोरेज शुगर, ठीक है। तो प्लांट इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये C10H5 का होल एंड ये बताता है C6H12 जो O6 है, उसको जब आप बराबर जोड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। दो शुगर यूनिट या कह सकते, दो आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज के दो ग्लूकोज में से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। इसके वजह से हम ये कह सकते हैं क्या, कि वाटर मॉलिक्यूल आसान भाषा में निकलेगा, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, C6H12O6, ये किसको बताता है, ग्लूकोज को। इससे वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दो हाइड्रो निकाल दिए, एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो बेटा देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा C6, कार्बन में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो C6H10O5 ये बनेगा बेटा, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, स्टार्च। इस स्टार्च में देखिए जब बॉन्ड बना है तो वाटर मॉलिक्यूल निकला है, और जब आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। जब आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। जब एन मॉलिक्यूल लोगे तो एन मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, ग्लूकोज के जनरेट होंगे। एन का मतलब न्यूमरस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है कि हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्च से और सुक्रोज से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब लोग डिस्कस करते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज क्या कहता है, ग्लूकोज इज ऑर्डरलेस। कैसा होता है बेटा, ऑर्डरलेस। इसमें कोई भी इसकी कोई सुगंध नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेटा, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है बेटा, 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस होने का कारण इसलिए है क्योंकि बेटा इसके जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी होने के कारण इसका एक और नाम है बेटा डेक्स्ट्रोजेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डेक्स्ट्रोजेस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर बेटा ये कैसा होता है? कंप्लीटली सॉलिड होता है, सॉल्युबल होता है एंड लेस सॉल्युबल होता है, किसमें? अल्कोहल में ये लेस सॉल्युबल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें से पहली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है रिडक्शन। रिडक्शन पढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है? तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड। आसान भाषा में समझिए कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है? अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम उसी तरह अगर एल्डिहाइड का आपने क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? अल्कोहल। अगर आपने, ध्यान रखिए बेटा, अगर आपने क्या कर दिया? सीएचओ को ऑक्सीडाइज तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दे तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। तो हम लोग का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है बेटा? रिडक्शन। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका 6 कार्बन शुगर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे तो ये जो आपका सीएचओ ग्रुप है बेटा, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिड्यूस किसमें होगा बेटा? ध्यान रखिए, ये रिड्यूस हो जाएगा ओएच ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? ओएच ग्रुप। जो सीएचओ ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओएच ग्रुप में। इस ग्रुप जैसे जनरेट होता है तो इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या होता है? सॉर्बिटॉल जो होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं सुगर एल्कोहल। सुगर एल्कोहल। और इससे बना किससे है? तो ग्लूकोज का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है? सॉर्बिटॉल। ये 6 कार्बन का सुगर एल्कोहल होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने चले, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? ये जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? वो क्या करता है बेटा? ध्यान रखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा नेचर है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले का रिडक्शन कराएं और खुद का ऑक्सीडेशन कराएं। ध्यान रखिए बेटा, क्या बताया जा रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में अंतर समझिए। अगर कोई कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को बेटा ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। एजेंट किसका है? रिड्यूसिंग का। ध्यान रखिएगा, सामने वाले का करेगा, ये रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन करने के बेटा हम लोग, एक रिएक्शन है बेटा आपका क्या? रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो जब भी आप ग्लूकोज का रिएक्शन CuO के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड है, ध्यान रखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ये से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है? तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड में। ये बेटा शुगर एसिड होता है। क्या होता है बेटा? शुगर एसिड। शुगर एसिड कैसे बनेगा? शुगर एसिड बनाने के लिए बेटा आपको सीएचओ क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइज किसकी मदद में होगा? फेलिंग सॉल्यूशन में, ठीक है? फेलिंग सॉल्यूशन क्या होगा? फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होगा। और ग्लूकोज क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज। इसीलिए क्या बोल रहे हैं बेटा? रिड्यूसिंग नेचर। अब यहां देखिए, ये जो कंपाउंड बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो बना है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, ये रेड कलर का पीपीटी शो होगा, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आई होगी, एक बार फिर समझ लीजिए। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, या कह सकते हैं ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को बेटा क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो बनने वाला कंपाउंड ग्लूकोनिक एसिड होता है। ये 6 कार्बन का शुगर एसिड कहलाता है। और रेड कलर का पीपीटी जिसे हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये हम लोग को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन बेटा क्या है? किसके साथ है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम लोग टॉलरेंट एजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टॉलरेंट एजेंट, ठीक है? टॉलरेंट एजेंट भी क्या करेगा? सिंपल, ध्यान रखिए, ये सीएचओ ग्रुप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। जब ऑक्सीडाइज होगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेम यहां पर भी क्या बनेगा बेटा? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक। अगर आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है?
और ये आपको सिल्वर ब्लैक पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा अब लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अब लोग डिस्कस करते हैं कुछ नई रिएक्शन को। ठीक है, जिसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HCN। जब भी हम ग्लूकोज का रिएक्शन HCN या कह सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शो होती है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन शो होने के कारण ये ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बन के ऊपर OH और बेटा CN ये दोनों कंपाउंड या कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं बेटा? साइनोहाइड्रिन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप किसके साथ करते हैं बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो एडिशन रिएक्शन शो होती है। जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसी ग्रुप के साथ कौन अटैच हो जाता है बेटा? OH और CN। ठीक है, जब जुड़ जाता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बेटा साइनोहाइड्रेट में और कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl। जब भी हम लोग ग्लूकोज के साथ कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड जो होता है बेटा लेबुलिक एसिड होता है। ठीक है, और साथ में जो कंपाउंड बनता है फॉर्मिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और जो टेम्परेचर होता है बेटा कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? हेक्सेन में। सिंपल सिंस। और ध्यान रखिएगा बेटा ये जो रिएक्शन है ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज जो होता है बेटा, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट कार्बन चेन कंपाउंड है, इसको प्रूव करता है ये रिएक्शन। अगर आपने पूछा है कि ग्लूकोज स्ट्रेट कार्बन चेन है, इसको प्रूव करिए विद रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा हम लोग ग्लूकोज के रिएक्शन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बेटा हेक्सेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? हेक्सेन में। ये कुछ रिएक्शन है। इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने चलना है। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नए रिएक्शन को। इस रिएक्शन में हम लोग ग्लूकोज की रिएक्शन को कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। जिसको ये नहीं पता हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है तो उसको समझ लीजिए बेटा क्या होता है। जब आप अमोनिया से क्या करें बेटा? जब आप अमोनिया से हाइड्रोजन को बेटा क्या करें? रिप्लेस कर दे किसके साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है बेटा? हमको ग्लूकोज के साथ। आपने पढ़ रखा है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब आप ये हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्ट करता है तो बेटा ये एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है। वाटर मॉलिक्यूल बेटा यहां से क्या होता है? निकलता है, और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या करता है? ग्लूकोज से जुड़ जाता है, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ऑक्सिम। क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सिम। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कहलाती है क्यों? क्योंकि बेटा ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। ये रिएक्शन ये प्रूव करती है। और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, क्या एक रिएक्शन और है जिससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो होता है बेटा रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है साइनोहाइड्रिन। क्या कहलाएगा बेटा? साइनोहाइड्रिन। ये दो रिएक्शन बेटा प्रूव करती हैं कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है? ग्लूकोज के पास होता है कार्बोनिल ग्रुप। ये रिएक्शन प्रूव करती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा हम लोग रिएक्शन करते हैं दूसरे, जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। इसको ये नहीं पता कि फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, जरा समझते हैं। जब आप NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को लिखते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसे बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्राजीन। इसके एक H को बेटा रिप्लेस कर दे किस साथ? या कह सकते हैं इसके साथ एक बेंजीन रिंग को अगर आप जोड़ दें तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या कहलाता है बेटा? फिनाइल हाइड्राजीन। अब जब आप इसकी रिएक्शन आप ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज के पास बेटा पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, या कह सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमिनेट होता है। क्या होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और रिमेनिंग थिंग जाके ग्लूकोज से ऐड होती है। ये इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है,
तो बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग चीज जाके ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाएगी वाया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हुआ। आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल आएगा किसका, फिनाइल हाइड्राजीन का। फिनाइल हाइड्राजीन अब आप रिएक्ट करेगा के साथ ग्लूकोज के सेकंड नंबर के कार्बन के साथ। ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन में कौन होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरे कार्बन पे क्या होगा बेटा, ध्यान रखिए OH और H, ठीक है। अब फिनाइल हाइड्राजीन आएगा फिर से, ये बेटा क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन आएगा तो बेटा इसमें होगा क्या, इसमें एक थिंग जो एलिमिनेट होगी वो होगी बेटा अमोनिया। बेटा इसका नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके जाएगा किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। और बेटा ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन इस पूरे प्रोडक्ट को लेके जाएगा किस फॉर्म में, एनिलीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में लेके जाएगा बेटा, एनिलीन के फॉर्म में। यहां से बेटा हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा ये जो ऑक्सीजन होगा अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में निकले, एलिमिनेट हुए हैं, अमोनिया के फॉर्म में और बेटा एनिलीन के फॉर्म में। ये इसका सेकेंड स्टेप हुआ, समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में बेटा एक और मॉलिक्यूल आएगा किसका, फिनाइल हाइड्राजीन का। तो फिनाइल हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जरा देखिए बेटा, ये है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। और आप रिएक्ट किससे कराओगे, सेकंड नंबर के कार्बन से, ठीक है। अब सेकंड नंबर कार्बन बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके पास नहीं है, अब बेटा वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन चुका है, ठीक है। अब ऐसे केस में बेटा क्या होगा, फिर वही रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, ठीक है। किस फॉर्म में निकलेगा बेटा, वाटर के फॉर्म में, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और बेटा ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। अब आप देखिए बेटा ये तो आपके किस नंबर के कार्बन के साथ हुआ है, सेकंड नंबर के कार्बन के साथ। और यही स्टेप किसके साथ हुआ था, फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ जो ऊपर बैठा हुआ है। क्या लिखा हुआ था आपने, C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, H और आपका N सिंगल बॉन्ड N H, और बेटा ये था आपका क्या, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। यहाँ बेसिकली डबल बॉन्ड। चलिए अब जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसा जोन। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोसा जोन, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोसा जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर बार ये पेपर में पूछी जाती है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ और रिएक्शन को। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कुछ नई रिएक्शन को। इसमें जो पहली रिएक्शन है ये प्रूविंग बेस्ड है। ये आपके पेपर में प्रूविंग बेस्ड भी रिएक्शन पूछी जाती है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको प्रूव करिए। एक ये रिएक्शन पूछी जाती है। आपसे पेपर पूछा जाएगा कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसको प्रूव करिए। ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसको प्रूव करिए। ये कुछ रिएक्शन आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए बेटा इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं। जब आप ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटा एसिटेट होता है। जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटेट ग्रुप में। अब ये रिएक्शन कैसे होती है जरा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा ये किसका, ये है आपका ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बेटा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। जब आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो आपको पता है बेटा ये कार्बन और ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। अगर वीक बॉन्ड होगा तो बेटा ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये बेटा अटैक करेंगे इस कार्बन पे, और बेटा ये क्लोरीन निकलेगा। जब ये क्लोरीन निकलेगा तो बेटा यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ HCl निकलेंगे। बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट एज अ ग्लूकोज पेंटा एसिडेट के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा रिएक्शन जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो 5 के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी
हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज के पास, वो सारे के सारे इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। एक रिएक्शन और होती है जिसमें हम लोग बेटा रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या करेंगे, रिएक्शन के साथ करेंगे, एसिटाइलेशन के साथ कर सकते हैं हम लोग। एक करते हैं बेटा हम लोग एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, CH3COCl। और एक रिएक्शन कराते हैं बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसका कराते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है जरा समझ लीजिए। जब आप दो एसिटिक एसिड को लीजिए, CH3COOH प्लस HOOC और ये है आपका CH3, तो एसिटिक एक ये एसिटिक एसिड और ये बेटा एक ये एसिटिक एसिड है। दोनों से क्या करें बेटा, आपको एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बनेगा बेटा, जब वाटर मॉलिक्यूल आप निकालेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CO का होल ट्वाइस O। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो बेटा ये होगा CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, फिर आपका C डबल बॉन्ड O और बेटा ये हो जाएगा CH3। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब बनेगा तो ध्यान रखिए बेटा, या तो वो यहां से ब्रेक होगा या तो बेटा वो यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। अगर यहां से ब्रेक हुआ तो बेटा ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या रिमूव होगा बेटा, हाइड्रोजन, जो आपका क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड बनेगा। ये एसिटिक एसिड कैसे बनेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड में जो यहाँ का प्रोडक्ट था वो हाइड्रोजन को लेके एसिटिक एसिड बना दिया, बाकी इतना प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाया जाए, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। जितने भी ग्लूकोज के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या बनाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। कैसे बनना है ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको प्रूव करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन जब करा जाता है तो बेटा क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नई रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, प्रूव करना होता है कि ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपने बेटा जब आपने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा था तो आपने पढ़ रखा है कि जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल होगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्डिहाइड होगा तो क्या बनाएगा, कीटोन। ये चीज आपको समझ में आई होगी, आपने पढ़ा होगा। हमको ये प्रूव करना है कि एल्डिहाइड ग्रुप उसके पास होता है। तो अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और हमको क्या मिल जाए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये प्रूव हो जाएगा कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। ध्यान रखिए बेटा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम लोग कर दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वो भी क्या बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा वाया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर आप ब्रोमीन वाटर ले लें, ठीक है, ब्रोमीन और वाटर, और दूसरा बेटा या तो आप फेलिंग सोल्यूशन ले लें या आप टॉलरेंट एजेंट ले लें। इन सब की प्रेजेंस में ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसकी प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। लेकिन अगर आपको सोचना है अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर दे बेटा, ऑक्सीडाइज कर दे, उसके लिए आपको कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है बेटा, हमको ये प्रूव करना है कि उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसका नाम बताया बेटा, ब्रोमीन वाटर का, ठीक है, फेलिंग रिएजेंट, टॉलरेंट रिएजेंट। जब आप इसका यूज करेंगे तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप ही क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। जब भी हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। ये जो नेक्स्ट सेक्शन आपको दिख रही है, जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में,
ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो उसका CHO है, CHO बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप, और उसका लास्ट कार्बन का जो कैसा है CH2O है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों के दोनों बेटा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज सैक्रिक एसिड, ये इसका नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेटा, ये दोनों रिएक्शन आपसे पेपर में पूछी जाती है। लास्ट ईयर बेटा ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव ग्लूकोज हैविंग 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कर सकते हैं। एसिटाइलेशन किसके साथ करेंगे, या तो आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कर सकते हैं या तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये रिएक्शन आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा आप लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं यूजेस ऑफ ग्लूकोज। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, डाइसैकेराइड। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ ग्लूकोज। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड का लास्ट टॉपिक जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी पेपर में पूछा गया है आपसे कि राइट द यूजेस ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि हर सेल ग्लूकोज का यूज करती है एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है वो प्राइम सोर्स होता है बेटा किसका, एनर्जी का, ठीक है। हर सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है और अपना एटीपी जनरेट करती है, एनर्जी जनरेट करती है। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। चलिए बेटा क्या लिखा है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ग्लूकोज इज दैट इट इज यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के रूप में भी किया जाता है। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा बेटा ग्लूकॉन डी और ग्लूकोज ड्रिप, इनका यूज हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, एनर्जी सोर्स के रूप में करते हैं, ठीक है। ये प्राइम सोर्स होता है किसका, एनर्जी का, इसे ध्यान रखिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा बेटा ग्लूकोज इज यूज टू सिंथेसाइज विटामिन सी। ग्लूकोज का हम लोग यूज करते हैं विटामिन सी को फॉर्मेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज यूज टू सिंथेसाइज द अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। आपने ये जनरल पढ़ा होगा, जब आप अल्कोहल फिनॉल इथर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है बेटा उस टेस्ट को मॉलिस टेस्ट बोलते हैं, और फ्रक्टोज के टेस्ट को बेटा पिनॉफ टेस्ट बोलते हैं। इस पिनॉफ टेस्ट में क्या होता है, पिनॉफ टेस्ट में बेटा अमोनियम मॉलिब्डेट, ठीक है, और एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रक्टोज सोल्यूशन मिलाते हैं और हीट करते हैं। हीट करने से अगर ब्लू कलर डेवलप होता है, जनरेट होता है, जिससे ये प्रूव होता है कि उस सोल्यूशन में फ्रक्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा बेटा, यूजेस ऑफ फ्रक्टोज, इट इज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ टेबल शुगर। टेबल शुगर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज स्वीटनिंग एजेंट ऑफ मेडिकल सिरप। मेडिकल सिरप में भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, इस फ्रक्टोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है गिवन टू डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज या कह सकते हैं हम लोग सुक्रोज का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रक्टोज को देते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट लिखा है बेटा यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ टॉफीज। जो टॉफीज वगैरह होती है उसमें भी हम लोग फ्रक्टोज का यूज करते हैं उसके फॉर्मेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बेटा डिस्कस करने चले मॉलिस टेस्ट। ये मॉलिस टेस्ट क्या होता है, मॉलिस टेस्ट बेटा ये ग्लूकोज बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इस टेस्ट को देते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज में कैसे पता करते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंस है किसी सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में हम लोग ऐड करते हैं अल्फा नेप्थॉल को, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल को ऐड करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप वाइज क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। अगर ऐड करने से उसमें वायलेट रिंग जनरेट हो जाती है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि बेटा उसमें ग्लूकोज है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये होता है सिंपल सा टेस्ट। चलो समझ लेते हैं बेटा क्या होता है, जरा समझिए क्या लिखा हुआ बेटा, दिस इज जर्नल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच 2 ml ऑफ ग्लूकोज इज टेकन इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या लिखेंगे बेटा, 2 ml ग्लूकोज लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंड 2 ml ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल लिया जाएगा। ऐड करेंगे, ठीक है, किससे ऐड करेंगे बेटा, ग्लूकोज सॉल्यूशन से ऐड किया जाएगा। एंड नाउ 1 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड ड्रॉप वाइज द फॉर्मेशन ऑफ वायलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। टू लिक्विड कौन कौन से बेटा, ग्लूकोज हो गया और आपका अल्फा नेप्थॉल, उसको ऐड करेंगे
तो बेटा जिस जंक्शन पे ऐड हुआ हो जाएगा वहीं पे बेटा कौन सी रिंग जनरेट होगी, ध्यान रखिएगा वॉयलेट रिंग जनरेट होगी, जैसे ये कंफर्म होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ये एक मॉलिस टेस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, सिंपल टेस्ट होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मोनोसैकेराइड अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डाइसैकेराइड। क्या डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा? डाइसैकेराइड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड। तो बेटा चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड क्या होता है? बेसिकली डाइसैकेराइड में आप नाम से इसका मतलब समझ सकते हैं, डाई मीन्स टू और सैकेराइड जब दो शुगर यूनिट या कह सकते हैं जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ती है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं बेटा? डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड दो तरह के होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड और एक को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। ठीक है, रिड्यूसिंग में डाइसैकेराइड क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड क्या होता है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो डाइसैकेराइड क्या होता है बेटा? ध्यान रखिए क्या लिखा है बेटा, व्हेन टू मोनोसैकेराइड यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देन दिस इज नेम्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको? डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड बेटा कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, एक को बोलते हैं रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड और एक को बोलते हैं नॉन रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड। रिड्यूस्ड में बेटा कौन आता है बेटा? माल्टोज आता है। कौन आता है? माल्टोज। डाइसैकेराइड है बेटा, ये मोनोसैकेराइड नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। और लैक्टोज, ये दो कैसे हैं बेटा? डाइसैकेराइड। और सुक्रोज ये क्या है बेटा? एक डाइसैकेराइड है लेकिन ये नॉन रिड्यूस्ड है और ये रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड और नॉन रिड्यूस्ड में क्या अंतर होता है जरा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जब भी कोई रिंग स्ट्रक्चर बनाता है कोई शुगर, तो शुगर बनाने के बाद जो उसका फर्स्ट कार्बन होता है या रिंग के बनने के बाद का उसका फर्स्ट कार्बन होता है उसका एनोमेरिक कार्बन होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं एल्डो शुगर की। जब आप कीटो शुगर की बात करोगे तो कीटो शुगर में क्या होता है, जब रिंग बनती है तो रिंग का जो फर्स्ट कार्बन होता है वो बेटा उस रिंग का पार्ट नहीं होता, वो बाहर होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का कार्बन, कीटो शुगर की बात करें, जब सेकंड नंबर का उसका कार्बन होता है उसी को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? एनोमेरिक कार्बन। तो जब ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है, डाइसैकेराइड है, तो दो शुगर यूनिट होंगी, दो शुगर यूनिट के पास दो एनोमेरिक कार्बन होंगे, दो एनोमेरिक कार्बन के पास अपने अपने क्या होंगे बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। अगर दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से किसी एक का भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फ्री है तो हम लोग उसे बोलेंगे रिड्यूस्ड शुगर। क्या बोलेंगे बेटा? रिड्यूस्ड शुगर। यदि दो डाइसैकेराइड मतलब डाइसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड अपने मोनोमोनोसैकेराइड से जुड़े हुए हैं, मोनोसैकेराइड में बेटा दोनों मोनोसैकेराइड के कायरल या कह सकते हैं एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर बॉन्डिंग में इंगेज है तो बेटा उनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं होगा। अगर फ्री नहीं होगा तो ऐसे हम लोग शुगर को बोलते हैं नॉन रिड्यूस शुगर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। डाइसैकेराइड में दो शुगर यूनिट होंगी, ये दोनों शुगर यूनिट के पास अपना अपना एनोमेरिक कार्बन होगा। इन एनोमेरिक कार्बन दोनों में से किसी एक का भी एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है, बॉन्डिंग में एंगेज नहीं है, इसको बोलते हैं रिड्यूस शुगर। अगर डाइसैकेराइड जिसके दोनों एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में इंगेज हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर देते हैं। क्या लिखा है बेटा? द डाइसैकेराइड इन विच मोनोसैकेराइड आर लिंक टुगेदर वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखें जब दो शुगर जुड़ती है तो उनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेयर एनी वन ऑफ टू मोनोसैकेराइड हैविंग फ्री एनोमेरिक कार्बन और नॉट बॉन्डेड इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों में से किसी एक का भी फ्री होना चाहिए, किसी एक का भी अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम लोग बोलेंगे रिड्यूस शुगर या कह सकते हैं रिड्यूस डाइसैकेराइड। कौन इसका एग्जांपल है बेटा? माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूस में क्या होगा? नॉन रिड्यूस में एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में इंगेज होगा, फ्री नहीं होगा। द डाइसैकेराइड इन विच मोनोसैकेराइड लिंक्ड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वेयर बोथ एनोमेरिक कार्बन आर नॉट फ्री और इंगेज इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या तो फ्री नहीं होगा या तो बॉन्डिंग में इंगेज होगा। ध्यान रखिएगा, या सिंपल ध्यान रखिए बॉन्डिंग में इंगेज होगा। एग्जांपल बेटा क्या है? सुक्रोज। तो चलिए बेटा अब लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइसैकेराइड का माल्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है और आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है बेटा क्या? माल्टोज। जो माल्टोज होता है बेटा ध्यान रखिए, माल्टोज कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ध्यान रखिए स्टार्च, आपने पढ़ रखा है स्टार्च क्या होता है? स्टार्च प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड
रिड्यूस मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रिड्यूस का मतलब होता है कि आपका दो एनोमेरिक कार्बन होते हैं, दो शुगर यूनिट है तो आपके दो एनोमेरिक कार्बन होंगे, और दोनों में से किसी एक का भी एनोमेरिक कार्बन अगर बॉन्डिंग में एंगेज है, ठीक है, और एक नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूस डाइसैकेराइड। बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है इसमें बेटा अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जब दो शुगर यूनिट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिए बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद ध्यान रखिए बेटा किससे मिलकर बना होता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा। दो शुगर यूनिट है, दोनों शुगर यूनिट का नाम क्या होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब ये है एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर प्लेन के बिलो है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अगर प्लेन के अबव होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। तो बेटा जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है उसी को हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। ये एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर क्या है प्लेन के नीचे है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा। इसलिए ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या हो गया बेटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा देखिए बेटा, ये एनोमेरिक कार्बन है आपका, ये वाला, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये एनोमेरिक कार्बन हो जाएगा। एनोमेरिक कार्बन का इसका भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, प्लेन के नीचे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। अब इधर देखिए बेटा, अल्फा का ये 1 2 3 और 4, ये फोर्थ कार्बन हो गया, और ये दूसरी शुगर का बेटा ये फर्स्ट कार्बन है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होंगी, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग। जब बॉन्डिंग होती है तो ध्यान रखिए बेटा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है दो शुगर के बीच, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ध्यान रखिए ये OH और यहाँ से OH, दोनों में से क्या निकलेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और क्या होगा बेटा, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड, देखिए एक शुगर का फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन और दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन क्या हो रहा है, एंगेज हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, अल्फा 1 to 4। अल्फा क्यों लगाया है, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनोमेरिक कार्बन से ही नंबरिंग की जाती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका माल्टोज। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज एक मिल्क डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा होता है, माल्टोज सॉरी लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज इज मिल्क डाइसैकेराइड, इट इज रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड। रिड्यूस मतलब आप समझ में आ रहा होगा। बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, β 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किससे मिलकर बना होता है बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज का एपीमर होता है, आपने पढ़ रखा है, एट C4 कार्बन। अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब ये होता है कि उसका एनोमेरिक कार्बन प्लेन के नीचे होगा, इसलिए अल्फा है। डी क्यों लगा रहे हैं बेटा, इसका जो सेकंड सबसे या कह सकते हैं सेकंड लास्ट कार्बन है उसका OH राइट साइड है, तो हम लोग डी लगा रहे हैं। यहाँ पे बीटा वर्ड क्या इंडिकेट करता है, बीटा वर्ड इंडिकेट करता है कि इसका एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो प्लेन के अबव होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे बेटा OH होगा, ये कौन सा है बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज। कहते हैं कैसे पता करें कि बीटा डी गैलेक्टोज है, देखिए बेटा ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कार्बन का OH देखो क्या है बेटा, प्लेन के अबव है। यहाँ पे क्या था, प्लेन के बिलो था, यहाँ पे क्या है, प्लेन के अबव है। इसका मतलब ये क्या है आपका गैलेक्टोज। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं बेटा, बीटा। क्या लगा रहे हैं बेटा, बीटा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये बेटा आपका सेकंड शुगर ग्लूकोज का OH ग्रुप कहाँ पे होगा, बिलो होगा। इनके बीच में बॉन्डिंग पैटर्न बना होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा। क्योंकि तो बेटा एनोमेरिक कार्बन कौन सा फर्स्ट है और दूसरे शुगर का कौन सा है, फोर्थ। इनके बीच जो बॉन्ड बना है कौन सा बना होगा बेटा, β 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो शुगर यूनिट के बीच बनता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज है नॉन रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड। नॉन रिड्यूस का मतलब ये होता है कि दोनों शुगर यूनिट के एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में एंगेज होंगे, फ्री नहीं होंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन रिड्यूस्ड, ठीक है। ये जो सुक्रोज होता है बेटा, सुक्रोज ही आपको टेबल शुगर के रूप में जाना जाता है। जनरली जो हम लोग शुगर खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज। नॉन रिड्यूस्ड डाइसैकेराइड होता है बेटा। बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, अल्फा 1 to 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा का मतलब ये है एक शुगर का अल्फा एनोमेरिक कार्बन, दूसरे शुगर का बीटा एनोमेरिक कार्बन, बीटा का सेकंड नंबर कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। और किसका बना होता है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज आपको समझ में आ रहा है, अल्फा डी का मतलब अल्फा क्या इंडिकेट करेगा, इसका जो एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्लेन के बिलो का अल्फा। ये बीटा इंडिकेट कर रहा है फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्लेन के अबव होगा। तो देखिए बेटा ये फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। जब फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो वो कैसा होता है, वो फ्यूरानोज रिंग बनाता है, ठीक है। और जब आप ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो देखिए बेटा ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी का मतलब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा क्या होगा, प्लेन के बिलो होगा। और ये सुक्रोज है, सुक्रोज में आपका जो फ्रक्टोज होगा, फ्रक्टोज में बीटा लिखा है, इसका मतलब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप
जो एनोमेरिक कार्बन होगा कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब देखिए बेटा इनमें जो बॉन्डिंग होंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इंगेज होता है, दोनों के एनोमेरिक कार्बन इंगेज हो गए, तो हम लोग दोनों एनोमेरिक कार्बन का नाम लिखेंगे, एनोमेरिक कार्बन का ही नाम लिखते हैं और उसी साइड से नाम को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1-2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके पेपर में तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं वो यही पूछा जाता है कि कौन सी डाइसैकेराइड रिड्यूस है, कौन सी डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूस है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपने पढ़ रखा है माल्टोज एंड लैक्टोज, ये रिड्यूस डाइसैकेराइड होती है, और आपका जो सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूस डाइसैकेराइड है। क्यों डाइसैकेराइड रिड्यूस है, क्यों नहीं है, ये बारे में आप समझ गए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड में जब शुगर की मल्टीपल यूनिट ज्वाइन होती है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड बेटा, और एक और बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीसैकेराइड, होमो का मतलब बेटा एक जैसा, जब शुगर यूनिट जो होती है वो एक ही जैसी की शुगर यूनिट से पॉलीसैकेराइड बनाया जाता है तो उसे हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जब मल्टीपल टाइप के शुगर का यूज करके हम लोग पॉलीसैकेराइड बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो में एक तरह की शुगर यूनिट होगी और हेट्रो में डिफरेंट तरह की शुगर यूनिट होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। होमोपॉलीसैकेराइड दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा स्ट्रक्चरल, एक को बोलते हैं स्टोरेज। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये प्लांट या एनिमल, एनिमल में तो बेटा सेल वॉल पाई नहीं जाती। ध्यान रखिए इसका यूज जो होता है सेल वॉल बनाने में किया जाता है। और सेल वॉल किसमें मिलती है, ध्यान रखिए सेल वॉल जो होती है बेटा, सेल वॉल किसमें मिलती है, प्लांट में। किसमें मिलेगी बेटा, प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, और जो काइटिन होता है ये बेटा फंजाई की सेल वॉल बनाता है। बेटा ये काइटिन होता है, इसे लोग चाइटिन बनते हैं। ये चेटिन चाइटिन नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, काइटिन। ये चीज ध्यान रखिए। और स्टोरेज की बात करें, जब कार्बोहाइड्रेट मटेरियल बॉडी में ज्यादा होता है तो एनिमल सेल क्या करती है बेटा, उसको स्टोर करती है। हर सेल उसको क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोर करने के तरीके अलग अलग है, ध्यान रखिए। अगर प्लांट शुगर को स्टोर करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन जब एनिमल स्टोर करेगा। इनुलिन क्या होता है, इनुलिन बेसिकली फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, इस पिछली लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था। डेक्सट्रंस बेटा ध्यान रखिए, डेक्सट्रन भी एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में बेसिकली हम लोग दो हाइड्रोपॉलीसैकेराइड डिस्कस करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन ध्यान रखिए बेटा बैक्टीरिया की सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन ये क्या होते हैं बेटा, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, ये एनिमल की बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोग्लाइकन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम एक वन बाय वन एक एक पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉलीसैकेराइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज। चलिए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है ये सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज बेसिकली प्लांट की सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट की सेल वॉल होती है, होमोपॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ बेटा देखिए, होमो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा बोलता है बेटा, प्लांट की सेल वॉल, जैसा आपको पता है किसका किससे मिलकर बना होता है, ध्यान रखिए बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज क्या इंडिकेट कर रहा है, बीटा इंडिकेट कर रहा है इसका एरोमेरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो बेटा प्लेन के अबव होगा। डी का मतलब क्या होता है, इसका सेकंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड होगा। ये क्या होता है डी को। द बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ सेलुलोज क्या होता है बेटा, ध्यान रखिए बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, बीटा बोले तो बीटा का, बीटा यानी कि एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट जो पार्टिसिपेट करेगा दूसरे शुगर के फोर्थ कार्बन के साथ, फोर्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। सेलुलोज वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और अनब्रांच होता है। बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अनब्रांच। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे देखिए बेटा, ये एक आपका बीटा डी ग्लूकोज है और दूसरा भी क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। कैसे पहचानेंगे बीटा डी ग्लूकोज है, तो बीटा डी ग्लूकोज में आप ध्यान रखिए ये बेटा क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्लेन के अबव है तो ये क्या हो गया बेटा, बीटा। इसका एनोमेरिक कार्बन क्या है बेटा, ये फर्स्ट। ये क्या होगा बेटा, अबव है तो ये क्या हो गया, बीटा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये बेटा फोर्थ कार्बन है। इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, जब बॉन्डिंग होगी तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, ध्यान रखिए इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा, 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन आपको पता है, काइटिन फंजाई की सेल वॉल होती है, ठीक है। होमो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, फंजाई की सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ नाग, नाग बोल देते हैं लेकिन ध्यान रखिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्या होता है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अभी कैसे बनता है इसको डिस्कस करेंगे। द बॉन्डिंग पैटर्न ऑफ काइटिन इज β1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बेटा ये जो आपका काइटिन है ये आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो हार्ड कवरिंग होती है वो भी कौन बनाता है बेटा? यही काइटिन बनाता है। ध्यान रखिए आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट और क्रैब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन कैसे बनता है चलिए देखते हैं। बेटा ये ग्लूकोज है, फर्स्ट ग्लूकोज, ये है सेकंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस पे एसिटाइल ग्रुप विद अमोनियम या कह सकते हैं एमाइन ग्रुप के साथ अगर जोड़ देते हैं सेकंड कार्बन के साथ, इसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। कैसे बनेगा बेटा? एसिटाइल विद एमाइन ग्रुप किसके साथ जोड़ दे बेटा? सेकंड नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो बेटा ये देखिए ये भी एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ये भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। इनके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो बेटा कौन सी बॉन्डिंग होने वाली है बेटा? ये कौन सा? एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फोर्थ हो जाएगा बेटा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट शुगर का बॉन्डिंग करेगा फोर्थ वाले के साथ, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? बीटा, क्योंकि बेटा बीटा साइड है तो इसे हम लोग β1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये है आपका क्या? काइटिन। सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में किसको डिस्कस करेंगे हम लोग? स्टार्च क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो चलिए बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड के। आपने पढ़ रखा है पॉलीसेकेराइड में हम लोग कौन से एग्जांपल डिस्कस करने चल रहे हैं। अब लोग डिस्कस करने चल रहे हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में जो पहला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है क्या? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मटेरियल होता है। ये प्लांट का शुगर स्टोरेज मटेरियल है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। किससे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ठीक है। ये ब्रांच पॉलीमर होगा। ये चीज ब्रांच क्यों होगा? क्योंकि बेटा स्टोरेज है तो ब्रांच होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा? स्टार्च इज स्टोरेज होमो पॉलीसेकेराइड। होमो मतलब सिर्फ ग्लूकोज का ही आपको क्या मिलेगा? शुगर यूनिट। ग्लूकोज के अलावा कोई और शुगर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड है, इसमें होता है बेटा प्लांट में। ये चीज ध्यान रखिए, कहाँ पे होगा बेटा? ये प्लांट में। स्टार्च इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्च हैविंग टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। यहाँ पे इसके आपको स्टार्च के अंदर भी आपको दो तरह के पॉलीमर देखने को मिलेंगे। इसमें बेटा एक को क्या बोलते हैं? अमाइलोज, और एक को क्या बोलते हैं बेटा? अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये जो अमाइलोज होता है बेटा ये टोटल स्टार्च का 10 से लेके 30% क्रिएट करता है, ठीक है। ये अनब्रांच होगा, ठीक है। अगर अनब्रांच है तो बेटा इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जितना अगर आप स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं, अगर अन्य ब्रांच है तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा अल्फा-1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और अमाइलोज रिएक्ट विद आयोडीन एंड गिव्स डार्क ब्लू कलर। जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है अमाइलोज तो कैसा कलर देता है बेटा? डार्क ब्लू कलर देता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन बेटा ये 70 से लेकर 90% ऑफ टोटल स्टार्च बनाता है, ठीक है। इट इज ब्रांच पॉलीमर होता है। कैसा होता है बेटा? ब्रांच पॉलीमर होता है। ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाई अल्फा-1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एट ब्रांच पॉइंट अल्फा-1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। अब इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप देखें तो बेटा ये हमने क्या कर रहा है? ये शुगर यूनिट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आप शुगर यूनिट को अगर लीनियर वे में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो आपको बॉन्ड मिलेगा बेटा वो मिलेगा अल्फा-1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अगर ब्रांच करनी है तो बेटा ब्रांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं शुगर को जोड़ना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करी? यहाँ से जोड़ा जोड़ा, फिर यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगी? ब्रांच बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? ब्रांच। ध्यान रखिए बेटा ये जो जहां पे ब्रांच क्रिएट की है बस इसी जगह पे क्या मिलेगा आपको? अल्फा-1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बेटा ये वाले बॉन्ड कैसे होंगे? अल्फा-1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ब्रांच पॉइंट पे अल्फा-1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, और पूरे पूरे शुगर में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? अल्फा-1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसे होते हैं बेटा? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अमाइलोपेक्टिन रिएक्ट विद आयोडीन वाटर एंड फॉर्म डार्क ब्राउन कलर, या कह सकते हैं रेड ब्राउन कलर आपको क्रिएट करके देता है। ये चीज ध्यान रखिए। ये बेटा क्या है? आपका एक ग्लूकोज का यूनिट है, ये दूसरा शुगर है किसका? ग्लूकोज का। ये अल्फा है या बीटा, आप थोड़ा देख के बता सकते हैं। तो एक बार एज्यूम करिए, देखिए ये बेटा कौन सा होगा? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन का OH बेटा कहाँ पे है? बिलो है, तो ये कैसा हो गया? अल्फा। ये देखिए बेटा एनोमेरिक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? प्लेन के बिलो है तो अल्फा।
फोर्थ कार्बन है बेटा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे बेटा, वाटर, वाटर रिलीज होगा यहाँ से और ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। ये कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, अल्फा 1 2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इधर देखिए, जब ब्रांच पॉइंट अगर करेंगे अमाइलोपेक्टिन में तो बेटा ये दूसरा सुगर यूनिट आएगा, ये बेटा इसके साथ जब बॉन्ड बनेगा तो ये बेटा कौन सा बॉन्ड हो गया, देखिए अल्फा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप देखिए क्या सा अल्फा 1 2 6, कौन सा बेटा, अल्फा 1 2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। कौन सा कार्बन है बेटा, एनोमेरिक कार्बन। ये कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, अल्फा 1 2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा यानी कि एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो होगा तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन रिएक्ट कर रहा है बेटा 6 नंबर के कार्बन के साथ, तो अल्फा 1 2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख रहा है। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या डिस्कस करने चले, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, स्टार्च की तरह ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्च में 2 तरह के पॉलीमर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई पॉलीमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ग्लाइकोजन बेसिकली एनिमल का कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ग्लाइकोजन इज स्टोरेज होमो पॉलीसेकेराइड इन एनिमल। एनिमल का होता है, ये चीज ध्यान रखिए। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज यूनिट आर लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1 2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट एट ब्रांच पॉइंट अल्फा 1 2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिए बेटा, ग्लाइकोजन इज ब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है, ये चीज ध्यान रखिए। जितने भी स्टोरेज होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे होते हैं बेटा, ब्रांच पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, जैसा आपको अमाइलोपेक्टिन दिख रहा है वैसा ही होता है आपको क्या, ग्लाइकोजन, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ब्रांच होता है, ये भी ब्रांच है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा बेटा। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इनुलिन के बारे में पूछते हैं। पिछली बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया इनुलिन क्या होता है, तो हमारी एक स्टूडेंट इनुलिन को उन्होंने क्या कर दिया, इंसुलिन कर दिया, ठीक है। तो इनुलिन अलग है बेटा, इंसुलिन अलग है, ठीक है। वो कह रही, उसने कहा कि ये इनुलिन नहीं है सर, ये इंसुलिन है, ये गलत छप गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिए, इनुलिन अलग होता है, इंसुलिन अलग है। इनुलिन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है और इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इनुलिन क्या होता है, ध्यान रखिए, इनुलिन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी फ्रैक्टोज। क्या होता है बेटा, बीटा डी फ्रैक्टोज का पॉलीमर होता है। इनुलिन बेटा फ्रक्टोज यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1 2 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पिछली बार जो एमसीक्यू पूछा गया था इनुलिन के बारे में, इनुलिन किसका पॉलीमर है, ध्यान रखिए बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। अगर आप बीटा डी भूल जाए तो कम से कम इतना ही ध्यान रखिएगा कि ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है बेटा, फ्रक्टोज का। नेक्स्ट देखिए बेटा डेक्सटेंट। ये जो डेक्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये मुझे लगता है कि इस बार पेपर में आ सकता है, क्योंकि बेटा उन्होंने स्टार्च ही पूछ सकता है, ग्लाइकोजन ही पूछ सकता है, इस बार इनुलिन पूछ लिया था, तो क्या पता इस बार डेक्सटेंस ही पूछ ले। तो डेक्सटेंस क्या होता है, डेक्सटेंस बेसिकली ये भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन किसका, बैक्टीरिया एंड ईस्ट का। किसका होता है बेटा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट का। लेकिन इसमें जो आपको ग्लाइकोजन के ब्रांच पॉइंट पे आपको देखने को मिला था वैसा कुछ नहीं होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा, इट इज बैक्टीरियल एंड ईस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। किससे बना होता है, मेड अप ऑफ अल्फा 1 2 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड एट ब्रांच पॉइंट कौन सा मिलेगा, अल्फा 1 2 3, यानी कि लीनियर पे कौन सा बॉन्ड मिलेगा बेटा, अल्फा 1 2 6, और अल्फा 1 2 3 कहां मिलेगा, ब्रांच पॉइंट पे। ये चीज ध्यान रखिएगा। पॉलीमर किसका होता है बेटा, ध्यान रखिएगा डी ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो अभी इस चीज को मिला के हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब हम लोग का बेटा यहाँ पे लास्ट टॉपिक रह जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्या है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, और दूसरा है आपका क्या, ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो चलिए बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ आपके हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल जो आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली ये बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ये नाग और नाम, ये जो नाग और नाम आप सुन रहे हैं, ये नाग नाम वो नहीं है जो आपको समझ रहे हैं। ये नाग नाम बेटा क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और बेटा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये कैसे बनते हैं जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, पेप्टिडोग्लाइकन इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसका मतलब 2 डिफरेंट मोनोसेकेराइड होंगी दैट फॉर्म द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग नाग एंड नाम यूनिट, यानी कि पहले बेटा नाग फिर नाम फिर नाग फिर नाम, बेटा ये होने वाला है, ठीक है। नाग का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन कैसे बनेगा, जब आप ग्लूकोज बोले
ग्लूकोज के सेकंड नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या जोड़ दे बेटा, अमाइन के साथ एसिटाइल ग्रुप, या कह सकते हैं अमाइन विद एसिटेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, ये आपको बोलते हैं एन नाग। क्या बोलेंगे बेटा, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है। मुरामिक एसिड कैसे बना, सेम चीज ये रहेगा, ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन के आपका सेकंड थर्ड नंबर के कार्बन के साथ लैक्टिक एसिड अगर जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। ठीक है। बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए बेटा ये क्या है बेटा, एनोमेरिक कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा तो बीटा, बेटा ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ, फोर्थ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा, तो इनके बीच जब बॉन्ड बनेगा तो हम लोग को पता है एनोमेरिक कार्बन से ही हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। एक इसका एग्जांपल है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन। ये ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन क्या होता है बेटा, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन भी क्या होते हैं बेटा, ये ध्यान रखें हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है। जिसमें आप ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन कैसा होता है, अनब्रांच होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, दो तरह की पॉलीसैकेराइड से मिलकर, दो तरह की मोनोसैकेराइड से मिलकर बनेगा। इसमें बेटा एक अमाइनो शुगर होगी और दूसरा होगा बेटा ग्लूकोयूरानिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोयूरानिक एसिड विथ एक अमाइनो शुगर। ये अमाइनो शुगर बेटा या तो ये दोनों नाग लिखा हुआ है, लेकिन आपको दो लिखा है, दो को क्यों लिखा है एक साथ बेटा, इसमें एक नाग है जो बोलता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और दूसरा बेटा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, इसलिए लग दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन कंपलसरी क्या बेटा, ग्लूकोयूरानिक एसिड, इनके पॉलीमराइज होने से बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल ध्यान रखिए बेटा, हाइलोरोनिक एसिड, जैसा आपने सुना होगा बेटा, ये एज काम करता है बेटा एज अ लुब्रिकेंट इन जॉइंट, जॉइंट में एज अ लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। और दूसरा आपने सुना होगा बेटा हिपैरिन, बहुत कॉमन है, हिपैरिन होता है एंटीकोगुलेंट, कहां पे, जो ब्लड सेल्स होती, ब्लड कह रहा हूं, ब्लड वेसल्स में ये ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैरिन। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब से हम लोग का बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक था ये खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट के बाद नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हम लोग का बायोमोलिक्यूल का सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन टॉपिक। ठीक है।